नमस्ते फ्रेंड्स, एग्ज़ाम विदाउट होप में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ कामना। 2026 है, बहुत सारे नोटिफ़िकेशन हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक की अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हो, तो आपके इस लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। होमगार्ड की बात कर लें, यूपी कांस्टेबल की बात कर लें, यूपी पीसीएस की बात कर लें, यूपीएसआई की बात करें, बीपीएससी की बात करें, इवन आईएएस की बात करें। अरे रुको, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप 10 से 15 मिनट मेरी वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो मेरी समझ में नहीं आती है, मोबाइल आपका है फ्रेंड्स, उंगलियां आपकी हैं, इंटरनेट आपका है, यू कैन स्किप इट। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 10 से 15 मिनट तक वीडियो पे रुको और फिर आगे बढ़ना। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने एग्जाम्स की तैयारी में बहुत सारी कोचिंगों में ज़्यादा पैसे देते हैं और फिर हमारी तैयारी अधूरी रह जाती है, हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ सीख सकते हो। यानी कि अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आई होप आपके करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो। बात करते हैं जीके जीएस की, और उसमें भी अगर बात करें तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हिस्ट्री के खंड की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खंड है। और जब भी हमारा पेपर आता है तो हम अपनी हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं, फिर अगले ही दूसरे पेपर में हमारा कॉन्सेप्ट गुल हो जाता है। यानी कि पेपर आते ही बत्ती गुल। फिर हम याद करना शुरू करते हैं। हम ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम चीज़ें भूल जाते हैं? क्योंकि हम वन लाइनर फैक्ट्स को याद करते हैं। घटना चक्र ले लिया या कोई भी ले लिया, रट्टाफिकेशन मार लिया, फिर हम चले गए और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक क्वेश्चन से भी फ्रेंड्स याद रखना, हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। थोड़ा-सा आप अपने आप को समय दो, मेरे साथ 10 से 15 दिन आप मुझे दो, आप देखो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे, और हिस्ट्री आपको कभी भी बोरियत महसूस नहीं होंगी, और सारी चीज़ें आपका एक के बाद एक के बाद एक आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। तो चलो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई, वीडियो में दम कितना है ये भी देखना ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझसे पीडीएफ मत माँगना, क्योंकि अगर देखो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब भी हम पीडीएफ को स्टोर करते हैं अपने पास, हम में से बहुत सारे लोग, आप खुद से भी आप अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखो कि क्या हम पीडीएफ को खोल के देखते हैं? हम में से कोई भी नहीं देखता। हम वही चीज़ें देखते हैं जो हमारी लिखित होती हैं, यानी हमने अपने हाथों से लिखा है, अपने नोट्स को रिवाइज़ करते हैं। तो मैं चीज़ों को धीरे-धीरे लिखूँगी, आप अपने नोट्स बनाओ मेरे साथ, और ये हमेशा के लिए आपकी टेंशन खत्म, हिस्ट्री से रिलेटेड आपकी जो भी टेंशन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ेंगे आज, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ और कालखंड के बारे में बताना चाहती हूँ कि कालखंड क्या होता है। फ्रेंड्स देखो, जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, आपको भी बस ऐसे ही लिखना है, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखूँगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होगी। तो चलो देखते हैं, थोड़ा-सा शुरुआत करते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं और चीज़ों को समझते हुए चलो, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अध्ययन के स्रोत के आधार पे अगर कालखंड की बात करते हैं, तो आप देखो हम इसको 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 खंडों में इसको हमारे इतिहासकारों ने डिवाइड किया है। अब 3 खंडों में जो डिवाइड किया है, इसका आधार क्या है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप यहाँ पे लिखोगे आधार। मैं जैसे लिखते चल रही हूँ, आप बस ऐसे ही लिखते चलो, और उसके बाद देखना चीज़ें आपकी कैसे मतलब उँगलियों पे आती हैं। देखो, आप लिखोगे इस कालखंड को डिवाइड करने का आधार क्या है? आधार, ठीक है? अगर हम आधार की बात करते हैं, तो 2 आधार हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास लिखित साक्ष्य कितने हैं? यानी कि आप बात करोगे, थोड़ा-सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ। देखो, 2 आधार हम लेके चलेंगे यहाँ पे। कौन-कौन से 2 आधार हैं हमारे? जब हम देखेंगे कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है कि नहीं? लिखित साक्ष्य, यानी कि साहित्यिक स्रोत हमारे पास है कि नहीं। दूसरा हम देखेंगे कि कृषि की शुरुआत हुई है कि नहीं। इसी के आधार पे कृषि की शुरुआत, हम इसी के आधार पे अपने इस कालखंड को देखेंगे। आप भी देखते चलो और चीज़ों को नोट्स बनाते चलो। देखो, अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो पहला खंड है ये वाला, ये क्या है? प्राग ऐतिहासिक। अब ये प्राग ऐतिहासिक कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब हमारे पास अध्ययन की सुविधा के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है? पुरातत्व पे हम निर्भर है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से खंड आते हैं। तो आप बताओगे इसमें पूरा पाषाण काल है, यानी कि पूरा का पूरा पाषाण काल। आप लिख सकते हो यहाँ पे पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल कहने का मतलब ये है कि जब मानव सिर्फ पत्थरों को यूज करता था, पत्थरों से अपने काम चलाता था, तो इसको हम कहते हैं पाषाण काल। अब पाषाण काल में भी हम देखते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। अगर इसके काल की बात कर लेते हैं तो ये कब से कब तक था, शुरुआत से लेकर के हम देखते हैं,
मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना, शुरुआत से लेकर के 10,000 BC तक, ठीक है, ऐसे आप लिखोगे। दूसरा हम देख लेते हैं, हमारा जो विभाजन होता है उसको हम कहते हैं मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ठीक है। अब ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है। देखो एग्जैक्ट टाइम जो है आगे पीछे चलती रहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो 10,000 मैं लिख रही हूँ या फिर 6,000, ये 400-500 साल आगे पीछे चलता है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो ये कब से कब तक चलता है, 10,000 से लेकर के, यानी कि चीज़ें जब, अगर आपको ये चीज़ें BC और ईस्वी का मतलब नहीं समझ में आया होगा, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 तक का जो समय होता है उसको हम कहते हैं क्या, मध्यपाषाण काल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, नवपाषाण काल की। ये आता है नवपाषाण। अब हम इसको नवपाषाण क्यों कह रहे हैं, नव मतलब होता है नया, पत्थर तो है ही लेकिन नई नई चीजें भी आ गई। तो नवपाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो ये कब से था आपका, 6,000 या कहीं कहीं पे 8,000 भी लिखा होता है, आप इसको 8,000 भी कर सकते हो। यानी कि हर समय एक जैसे ही शुरू नहीं होता है। भारत का हर क्षेत्र जो है, ऐसा नहीं कि नवपाषाण काल आया तो पूरे भारत में एक साथ ही नवपाषाण काल आ गया होगा, नहीं। एरिया के हिसाब से, पथरीली एरिया है, मैदानी एरिया है, जैसे आप आज समझो, आज आपके गांव में कोई चीज़ विकास होता है, कोई नई चीज़ आती है तो पहले बड़े बड़े शहरों में आती है, फिर धीरे धीरे वो गांव तक पहुंचती है। सेम वही चीज़ आप कह सकते हो, नवपाषाण कहने का मतलब है कि नई नई चीज़ें आई। नई नई कौन सी चीज़ आई, चाक आया, चक्का आया, नाव आई, नाव के बारे में विकास हुआ। तो उसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे आगे तांबे का विकास हुआ। तो ये आपका चलता रहेगा, कब तक आएगा ये, 2600 तक मान लेते हैं इसको। इसी में ताम्रपाषाण काल भी आ जाएगा BC, यानी कि जब हड़प्पा की शुरुआत होती है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है साक्ष्य, हम इसको कैसे याद करते हैं, कारण क्या है कि हम इसको कह रहे हैं प्रागैतिहासिक। आप ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं लिख रही हूँ, ऐसे ही आप अपने नोट्स बनाओगे और आप एक बार रिवाइज करना, देखो चीज़ें कैसे आपको समझ में आती है। कारण ये है कि इसको हम प्राग ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं कि इसके लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। यानी कि हम किस पे निर्भर हैं, केवल पुरातात्विक स्रोतों पर, ठीक है। अगर आपको पुरातात्विक स्रोत नहीं पता है कि क्या है, तो आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में पूछता भी है, हड़प्पा से क्वेश्चन पूछ लेता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तो वहाँ पे मैंने पुरातात्विक स्रोतों को बहुत अच्छे से बताया है, आप एक बार उसको देख सकते हो। केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं जानकारी के लिए, मतलब अध्ययन का इस समय के जो लोग हैं, इस कालखंड के जो लोग हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है, केवल पुरातात्विक स्रोत हैं, याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे कि कृषि का विकास नहीं है, यहाँ पर कृषि का विकास नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो मानव है वो खेती नहीं कर रहा है, बस इतना ध्यान रखेंगे। कौन कौन से आते हैं इसमें, ये हमने तीनों कालखंड देख लिया। अगला हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। हम आद्य ऐतिहासिक किसे कह रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक, यानी कि आद्य ऐतिहासिक कालखंड वो है, कालखंड। देखो फ्रेंड्स, हम में से बहुत मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि तैयारी के दौर में क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं ये प्राग ऐतिहासिक या नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल क्या है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ये चीज़ देखो कि जब हम देखते हैं कि हमारे भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, बहुत सारी नदियां हैं वहाँ पे, उपजाऊ क्षेत्र है। इवन सिकंदर का एक जो इतिहासकार, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे और वो भारत आया, तो उसने ये जिक्र किया है, ये विवरण दिया है कि भारत का उत्तर पश्चिम में जो सिंध क्षेत्र है बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। यानी कि वहाँ पर देखते हैं तो खेती की शुरुआत सबसे पहले होती है। अगर वहाँ पे क्या है कि नदियाँ बहुत हैं, पेड़ पौधे बहुत हैं। अगर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो बारिश अच्छी है, बारिश अच्छी है, धीरे धीरे कंडीशन कैसी बनी आपकी, क्योंकि जलोढ़क मिट्टी है, नदियाँ मैंने बताया आपको, तो खेती की शुरुआत हुई। बाकी के जो खंड आप देखो, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, तो पथरीला एरिया है। यानी कि जिस समय ये आपके ताम्रपाषाण काल में लोग तांबे का यूज कर रहे हैं भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में, वहीं अगर गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया देखो तो ये पठारी एरिया है। यहाँ पे चीज़ें क्या चल रही हैं, अभी
मध्य पाषाण काल में ही लोग जी रहे हैं, पत्थरों को ही यूज कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे विकास का क्रम आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई नई चीज़ भारत में आती है तो हम तो पूरे भारत को डिनोट करते हैं कि हाँ ये नया काम हुआ, यानी कि अब पत्थरों से लेकर के, जैसे हमने ये देखा पूरा पाषाण काल, यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, घुमक्कड़ हैं, शिकारी जीवन जी रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मध्य पाषाण की बात करते हैं तो धीरे धीरे ये क्या बनने लगे, जो शिकार करके तुरंत खा लेते थे उसको उसको धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टोर करना शुरू किया। मध्य पाषाण काल में स्टोर करने के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे लोगों ने सीखा कि नहीं यार, हम तो खेती भी कर सकते हैं, स्थायी जीवन जीने लगे। यहाँ से नई नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, समाज का विकास हो रहा है, गाँव का विकास हो रहा है। तो इस आधार पर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और देखो समय भी देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये एक दो दिन की बात नहीं, हजारों हजारों साल लग रहे हैं इसको आगे बढ़ने में। अगर आद्य ऐतिहासिक कालखंड की बात करते हैं कि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हम इसमें दो खंड को रखते हैं। किसको रखते हैं? हड़प्पा सभ्यता को, जिसको हम कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी कांस्य युग कहते हैं। कब से है देखो, हमने अभी इसको यहाँ पे कहाँ पे छोड़ा, इसको 2600 पे यहाँ छोड़ा। अब ये कब से शुरू होती है आपकी? 2600 ईसा पूर्व से लेकर के आपका चलेगी 1900। ठीक है, अभी इसके में भी बहुत सारा विभाजन है, बस हम मोटा मोटा ऊपर ऊपर देखेंगे, ज़्यादा हमें डीप में जब हम पढ़ेंगे तो फिर इसको पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि क्या वैदिक सभ्यता जो है वो ऐतिहासिक है, तो आप बताओगे नहीं, वैदिक सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक है। अभी समझेंगे आद्य ऐतिहासिक क्या होता है। वैदिक सभ्यता को भी हम आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये सभ्यता कब से कब तक थी, तो आप बताओगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले तक ये सभ्यता रही, वैदिक सभ्यता। अब हम आप देखो वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ऋग्वेद है, बहुत सारे वेद हैं, ये चीज़ें साक्ष्य हैं, लेकिन हम इसको आद्य ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं? तो अभी मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया, आधार क्या है? लिखित साक्ष्य और कृषि की शुरुआत। हमेशा इसी को ध्यान में रखेंगे, हम इसी के आधार पर अपना विभाजन करेंगे। तो बात करते हैं अगर लिखित साक्ष्य की, तो देखो कृषि की शुरुआत तो यहाँ पे हो गई है, हम मान दोनों जगह पे कृषि हो रही है, यानी कि दोनों कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो चीज़ों को हम कहेंगे हाँ ये इसमें फिट है। हमने कहा कि यहाँ पे कृषि की शुरुआत हो गई है, यानी कि अगर हम कारण की बात करें, यहाँ पे कारण क्यों रखा हमने, तो यहाँ हम पहला कारण देखते हैं कृषि। तो कृषि तो हमारी शुरू हो गई है, बिल्कुल पास हो गया ये इसमें। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिखित साक्ष्य की, लिखित साक्ष्य, तो देखो हम सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं। यानी कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हो, ये आप लिखोगे पूरा उपलब्ध हो, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, देखो हो सकता है आगे प्रयोग में आया, अभी इस पे काम चल रहा है, लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो लिखित, यहाँ पे कृषि की तो पहले वाले कंडीशन में तो ये दोनों पास हो गए, यहाँ भी और यहाँ भी, ये वाले में भी कृषि हो रही है, ये वाले में भी हो रही है, ठीक है। लेकिन लिखित साक्ष्य की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन हम उसकी लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं। वही बात अगर हम वैदिक सभ्यता की करते हैं तो वैदिक सभ्यता में क्या होता है कि पहले वाले में क्या है, लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ये हड़प्पा की बात कर रहे हैं, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, कहाँ पे? हड़प्पा में। जबकि वैदिक सभ्यता को हम क्यों आधे में रख रहे हैं? क्योंकि इनकी जो भाषा तो है, इनके पास भाषा है, भाषा तो है, लेकिन इनके पास लिपि ही नहीं है। मतलब कि जो वैदिक साहित्य हैं वो बहुत मतलब अनुश्रुतियां हैं, वो सुन सुन के आगे बढ़ी, उनके पास उनका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एक्चुअल उस टाइम का। ठीक है, बाद में चीज़ों को लिखा गया, सुन सुन के बाद में लोगों ने ऐड किया, लिखा। इसलिए हम वैदिक सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं कि आधा ऐतिहासिक है लिखित साक्ष्य, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने ऐतिहासिक कालखंड की, यानी कि यहाँ से शुरुआत होती है, हम ये पढ़ने वाले हैं
ऐतिहासिक की बात करें, ऐतिहासिक क्या होता है? हमने देखा कि आधार क्या होना चाहिए? कृषि, तो हमने देख लिया कृषि तो यही आद्य ऐतिहासिक से ही शुरू हो गया, तो ये पहले वाले में तो ये पास हो गया। यानी कृषि की बात करें तो ये यहाँ पे इनका मानदंड क्लियर है। और ऐतिहासिक के लिए बात करें तो इनके पास बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जिनके आधार पे हम क्या करते हैं, इस खंड के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि लिखित साक्ष्य, उपलब्ध और प्रयोग भी। लिखित साक्ष्य उपयोगी है यहाँ पे, ठीक है। ये आप ऐसे ध्यान रखोगे। अब ये उपयोगी है तो इस कालखंड में कौन आता है? आप बताएंगे यहाँ पे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का समय। यानी कि यहाँ से जो छठी शताब्दी, एक क्वेश्चन आपका और तैयार हुआ कि जो लिखित जो चीज़ें हैं वो कब से प्राप्त होती हैं, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होती हैं, ये बताएंगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये देखो, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से साक्ष्य हैं, अगर हम इनकी बात करें, उदाहरण क्या क्या है हमारे पास साक्ष्य के रूप में, किस किस का यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे साहित्यिक तो है ही साक्ष्य उपलब्ध। पुरातात्विक, देखो पुरातात्विक को छोड़ेंगे नहीं, ऐतिहासिक में हम साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों के विवरण, ये भी आपसे दे सकता है कि क्या पुरातात्विक नहीं आते हैं ऐतिहासिक में, बिल्कुल इनका भी अध्ययन होता है, पुरातात्विक विदेशी विवरण। ये सारी चीज़ें हमको क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं ऐतिहासिक कालखंड में। आई होप मैंने आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर करी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कालखंड के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा कालखंड कब का है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना आधुनिक भारत। आज थोड़ा सा मैं आपका क्या करूँगी, बैकग्राउंड बनाऊंगी। देखो चीज़ों को समझो, आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो, मैं आप ये ऐसा नहीं कि मैं आपको किसी एक बुक से पढ़ा रही हूँ, या फिर मैंने लूसेंट पढ़ा दिया, क्विक बुक पढ़ा दिया, कोई किसी कोचिंग का नोट्स है, बिल्कुल नहीं। चीज़ें हमारी, मैंने एक्सपीरियंस किया है, चीज़ों को पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, लेकिन दिमाग में बनाए हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ। चीज़ों को सीखो, आराम से सीक्वेंस में आगे बढ़ो, चीज़ें कभी भी आपकी गलत नहीं होंगी, आपके दिमाग से स्किप नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा काम कर सकूं। देखो, जब बात करते हैं ऐतिहासिक कालखंड की, ऐतिहासिक कालखंड, ठीक है। अब जब ऐतिहासिक कालखंड की हम बात करेंगे तो इसमें कुछ कालखंड के ऐसे डेट देके हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस कालखंड, ये कौन सा कालखंड था। तो हम सबसे पहले बताएंगे, सबसे पहला हमारा कालखंड है बुद्ध काल। बुद्ध काल, ये बुद्ध काल कब था? 600 बीसी से लेकर के, अभी हमने देखा पीछे 400 बीसी। फटाक से तेजी के साथ लिखेंगे। बुद्ध काल के बाद क्या आता है? मौर्य काल। मौर्य काल, और ये मौर्य काल कब से कब तक था? यानी कि 400 बीसी से लेकर के, ईसा पूर्व कहते हैं बीसी को, से लेके 200 बीसी तक के समय को। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो कब आता है ये? 200 बीसी से लेकर के 300 ईस्वी तक, यानी कि एडी। आप इसको लिखोगे, ईसा पूर्व लिख लो या फिर एडी लिख लो इसको। अभी मैं ईस्वी और वो बीसी करके लिखूंगी, ठीक है, मौर्योत्तर काल में। फिर बात करते हैं गुप्त काल की। बात करते हैं गुप्त काल। गुप्त काल कब से शुरू होता है हमारा? 300 ईस्वी, ईस्वी लिखो, से लेकर के कब तक? 750 ईस्वी तक। सात सौ पचास मत लिखो, आप इसको लिखो, आप इसको लिखेंगे 600 ईस्वी तक। आप इसको लिखेंगे 600 ईस्वी तक, ठीक है। फिर आगे आता है हमारा, ये देखो ऐसे ही कालखंड पूछ लेता है कब से कब तक का है। फिर आप बताएंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल,
गुप्तोत्तर काल हमारा कब से कब तक था, यानी कि 600 ईस्वी से लेकर के जब अब हमारा हर्षवर्धन का काल आता है से आप बताएंगे 750 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद देखो बात आती है, अब यहाँ से हम देखेंगे आगे, यहाँ हमारा शुरू होता है मध्यकालीन भारत। ठीक, अब देखो हम बात करते हैं मध्यकालीन की। अब थोड़ा सा यहाँ से हम चीज़ों को अलग तरीके से देखेंगे। अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ा, अब थोड़ा मेरे तरीके से आप पढ़ना शुरू करो। देखो बात आती है कि भारत का पहला आधुनिक इतिहास किसने लिखा। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि भारत का पहला, यहाँ लिखोगे आप भारत का पहला आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास किसने लिखा। देखो क्या ये कोई भारतीय था? नहीं। भारत का पहला आधुनिक इतिहास एक ब्रिटिश नागरिक था, यानी कि एक अंग्रेज ने लिखा, जिसका नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल। और इस जेम्स मिल ने क्या किया, आधार बनाया, यानी कि भारत का जो आधुनिक इतिहास है इसको बांटने के लिए जो इतिहास इसने किताब लिखी, इसने क्या किया कि आधार बनाया, किसको, इसने आधार बनाया मुहम्मद गोरी के आक्रमण को। मुहम्मद गोरी के आक्रमण को। ठीक है, इसने आधार बनाया और इसने कहा कि जो भारत का इतिहास है वो 3 भाग में डिवाइड है। याद रखोगे, भारत का पहला आधुनिक इतिहास की बात करेंगे तो जेम्स मिल लिखेंगे, कोई भी ऑर्थर स्मिथ नहीं करेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भारत का पहला व्यवस्थित जो है आधुनिक इतिहास किसने लिखा, व्यवस्थित अगर लिख के आएगा तभी आप ऑर्थर स्मिथ करोगे, वरना आप बताओगे कि भारत का पहला जो आधुनिक इतिहास लिखने की जो नींव का काम किया, शुरुआत करी जेम्स मिल ने किया था। ये एक अंग्रेज नागरिक था और इसने कब लिखा, इसको 1818 में। ठीक है, जबकि ऑर्थर स्मिथ 1904 में लिखते हैं। इसने कहा कि भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइड है, यानी कि इसने क्या क्या नाम दिया, इसने कहा हिंदू काल, हिंदू काल, मुस्लिम काल, मुस्लिम काल, और फिर इसने कहा मुस्लिम काल, और फिर इसने कहा ब्रिटिश काल, यानी कि आधुनिक काल। आधुनिक काल, थोड़ा सा चीज़ें और आगे बढ़ी। बहुत सारे हमारे यहाँ आप देख ही रहे थे कि जब हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, इतिहास लेखन और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहा था, चीज़ें बहुत सारे लोग पढ़ लिख रहे थे, तो बहुत सारा काम हो रहा था। ये चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार आते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम ये गलत कह रहे हो, ये हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल कहने का क्या मतलब है। तो इन्होंने कहा कि मोहम्मद गोरी जो है एक मुस्लिम था, इसलिए हमने इसको रखा बीच में। इसके पहले कौन थे, हिंदू जो राजा थे, और उसके बाद में आधुनिक काल हुआ, यानी कि अंग्रेज आए तो नया नया इनका शुरू हो गया भारत में। तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि नहीं, कौन आए फिर, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी इतिहासकार, इतिहासकार इन्होंने कहा कि हमारा जो भारतीय इतिहास है वो 3 खंड में डिवाइड है, लेकिन इनका भी जो आधार था, ये कह तो दिए, बस नाम इनका ये हिंदू काल, मुस्लिम काल, आधुनिक काल बदल दिया, लेकिन आधार इन्होंने भी किसको माना, मोहम्मद गोरी के आक्रमण को, मोहम्मद गोरी के आक्रमण को। और इसी को, यानी कि आक्रमण, जिस तरीके से हम डेट जो है वार्षिक विवरण जो देते हैं वो कैसे देते हैं, ईसा मसीह के जन्म को बीच में मानते हैं आधार, जैसे देखो ईसवी, इस ये कह रहे हैं ना बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले 400 साल पहले। तो उसी तरीके से इसने क्या कहा कि मोहम्मद, ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे इन्होंने कहा कि भारत में जो इतिहास है वो 3 खंड में डिवाइड है। इस 3 खंड को डिवाइड करने के लिए ये मोहम्मद गोरी का आक्रमण इन्होंने आधार माना और कहा कि भारत का जो इतिहास है वो जो पहला भाग है, यहाँ बीच में तो रखेंगे मुस्लिम, इसको कहेंगे मध्यकाल, जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ तो इसको इन्होंने नाम दिया मध्यकाल। ठीक, और इसको क्या नाम दिया, इसको कहा प्राचीन काल, प्राचीन काल। ठीक है, वहीं
जब ये वाली बात आती है आगे, तो इन्होंने कहा कि ये आधुनिक काल है, आधुनिक काल। ठीक है, यानी कि जो ये आधुनिक काल, मैंने यहाँ पे आधुनिक काल इसलिए लिखा है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि जो जेम्स मिल था उसने कहा कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उसकी वजह से भारत में क्या हुआ, बढ़िया शासन शुरू हुआ। तो इसने इसका नाम दे दिया, ऐसे समझो, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, दो बार लिखूंगी मैं तो, आप ऐसे लिखो ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल, इस रूप में इसने इसको बांट दिया। इन्होंने कहा, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जो भारतीय थे, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये गलत बता रहे हैं। आधार देखो, ये भी वही मान रहा है, इन्होंने बहुत बड़ा तोप कुछ नहीं उखाड़ा, बस नाम चेंज कर दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। समय और आगे बढ़ा, धीरे धीरे खोजें होती गई, नए नए इतिहासकार आगे आते गए। फिर आगे जो इतिहासकार आते हैं वो होते हैं मार्क्सवादी। कौन से इतिहासकार? मार्क्सवादी, मार्क्सवादी। ये जब आए तो इन्होंने कहा कि भाई जेम्स मिल जी और राष्ट्रवादी जी, ये बताइए कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण को हम अपना आधार क्यों मान रहे हैं इतिहास के विभाजन के लिए। इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा काम तो हो नहीं गया, क्योंकि अगर मोहम्मद गोरी का आक्रमण ही तभी सफल हुआ जब हमारे यहाँ सामंतवाद का विकास हुआ। किसका? सामंतवाद का। यानी कि अगर ये सामंतवाद नहीं होता, पूरा साम्राज्य जो है मौर्य काल था, यानी कि उसके बाद हम देखते हैं मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन के बाद देखते हैं कि जो हमारा भारत है छोटे छोटे सामंतों में बट गया, यानी टुकड़ों में बट गया, और इन लोगों में एकता की कमी की वजह से मोहम्मद गोरी का आक्रमण सफल हुआ। यानी कि काम तो जो हम आधार यहाँ पे मोहम्मद गोरी का आक्रमण मान रहे हैं, उसको हम आधार मानेंगे सामंतवाद को, कि इस सामंतवाद की वजह से ही हमारा क्या हुआ, मोहम्मद गोरी का आक्रमण सफल हुआ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इतिहासकार इन्होंने क्या किया, इतिहास को फिर 3 खंड में डिवाइड किया। उससे भी ज़्यादा अगर देखें तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने कहा कि क्या भारत का इतिहास सिर्फ उत्तर भारत से चलता है, दक्षिण भारत से नहीं चलता। मेरा कहने का मतलब ये है, मार्क्सवादियों का तर्क ये था कि उन्होंने कहा कि जिस समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण उत्तर भारत में हो रहा था, यानी मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में थे, उसी समय अगर आप दक्षिण भारत में देखो तो चेर शासक जो है वो मकबरों की स्थापना कर रहे हैं, मस्जिदों की स्थापना कर रहे हैं, मुस्लिमों के साथ उनका बहुत अच्छा संपर्क भी है, चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं। तो क्या आप इतिहास सिर्फ उत्तर भारत के हिसाब से लिख रहे हैं? मोहम्मद गोरी के आक्रमण को आक्रमणकारी के रूप में ये आपके लिए मुसीबत होगी, दक्षिण भारत के लिए ये कोई मुसीबत नहीं थी। तो मार्क्सवादियों का एक ये तर्क था। फिर इन्होंने आगे कहा कि अगर हम आगे बात करते हैं कि जिस तरीके से हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि 1757 से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। पहले थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज जाओगे। मैं अभी आपको बताती हूँ इनका क्या मतलब है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो जेम्स मिल हैं, इनकी बुक का क्या नाम है, लिख लो यहाँ पे। इनकी बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसी में इन्होंने ये विवरण दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने ये आधार दिया कि भाई देखो, जो ये सामंतवाद को ही आधार मानना चाहिए। उद्भव का कारण क्या था? सामंतवाद था। अब देखो, फिर आगे जब देखते हैं तो हमारे, आप बुक पढ़ते होगे आगे चल के, RS शर्मा की। ठीक है, RS शर्मा, हम में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। RS शर्मा ने इसी को आधार मान के, जो मार्क्सवादियों ने कहा कि सामंतवाद का जो उदय है, यहाँ से हम क्या करते हैं, मध्यकाल की शुरुआत करते हैं। तो RS शर्मा ने एक नया नाम दिया, यानी कि सामंतवाद की जब शुरुआत होती है उसको कहा इन्होंने पूर्व मध्यकाल। क्या कहा? पूर्व मध्यकाल, यानी कि मध्यकाल से पहले। यानी कि इन्होंने 2 नाम दिया, मध्यकाल को 2 नाम दिया, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। ठीक है, देखो यहाँ लिखते हैं, यहीं से हमारी बात खत्म हुई थी। ये देखो, यहाँ आप लिखेंगे पूर्व मध्यकाल। क्या लिखेंगे? पूर्व मध्य।
आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पूर्व मध्यकाल कब था, तो आप बताओगे 750 ईस्वी से लेकर के कब तक था, 1200 तक, 1200 ईस्वी तक। यानी कि सामंतवाद का उदय यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से मध्यकाल शुरू हो गया। फिर उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, आर एस शर्मा ने। नाम किसने दिया, आर एस शर्मा ने। कि विभाजन का आधार यहाँ पे क्या है, सामंतवाद, सामंतवाद। ठीक है। उत्तर मध्यकाल, अब यहाँ पे क्या है, 1200 ईस्वी के बाद, ईस्वी के बाद, या इसी को हम ये भी कह देते हैं कि सल्तनत काल, सल्तनत काल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को ही हम कहते हैं सल्तनत काल। आई होप मैंने यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर की होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट करना, पूछना मुझसे, मैं चीज़ों को फिर बताऊंगी। अगर मुझे 8-10 बच्चों ने भी कमेंट किया और चीज़ों मुझे लगा कि उनको पसंद आ रही है चीज़ें, तो मैं बिल्कुल वीडियो को जारी करूंगी। लेकिन आप मुझे कमेंट करो, मुझे पता तो चले कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या कमियां हैं मुझे आप बता सकते हो, तो उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फिर वही बात आती है कि मध्यकाल तो हो गया, अब हमारा विभाजन आता है आधुनिक काल का, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, आधुनिक काल से हम पढ़ेंगे। ये देखो, मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड लेके आ रही हूँ, आप चीज़ों को कैसे पढ़ना है बस ऐसे याद करना, ताकि आप किसी के सामने कुछ बोल भी तो पाओ कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें पता है कि चीज़ें क्या हैं। पता चला कोई कुछ पूछता है, हमारा सीक्वेंस ही क्लियर नहीं है, हम इधर से याद कर रहे हैं इधर से भूल जा रहे हैं। तो देखो, फिर इन्होंने कहा, मार्क्सवादियों ने, कि अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा पहले पहले क्या था आधार, मैं यहाँ लिखती हूँ, आप ऐसे लिखोगे, आधुनिक काल, आधुनिक काल। अगर बात करते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार की, आपने रोमिला थापर का नाम सुना होगा, रामशरण शर्मा का नाम सुना होगा, ये सभी जो है मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इन्हीं की बुक से मैं आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों को मैंने पढ़ा है, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। कभी 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 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, इसलिए आप सोर्स के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। यहाँ पे सारे सोर्स अथेंटिक हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि लूसेंट से लेके छाप दिया है, क्योंकि लूसेंट में देखो बहुत सारा एरर है, लूसेंट को वैसे भी मैं प्रीफर नहीं करती, और रट्टाफिकेशन है वो मुझे वैसे भी चीज़ें याद नहीं होती हैं। अगर आधुनिक काल की बात करें, तो पहले इसके विभाजन, पहले हम क्या कहते थे कि यानी 1757, 1757 से क्या हमें याद आता है, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध, इसको कहा जाता था कि प्लासी के युद्ध के बाद से, यानी कि मार्क्सवाद जो इतिहासकारी आए थे, इनके पहले ये सोच था, ये सोच थी लोगों की, इतिहासकार ऐसा मानते थे कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, तभी हमारा आधुनिक काल जो है वो शुरू हो गया। लेकिन जब मार्क्सवादी इतिहासकार आए, तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे ये बताओ कि 1757 में ऐसा हुआ क्या, कोई ऐसा नया परिवर्तन तो आया नहीं। अगर हम बात करते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ भारत में, तो वो क्या किए, यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा कि भाई भारत में तो बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारे सूती वस्त्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं व्यापार करने के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे। तभी उनका एक उपनिवेश बनता है अमेरिका, अमेरिका से सोना चांदी लेके आते हैं, और वो यहाँ से चीज़ों को ले जा करके क्या करते हैं, इंग्लैंड में बेचते हैं। क्योंकि भारत का जो उत्पाद था, भारत के जो सामान थे, उनका इंग्लैंड में बहुत डिमांड था, लेकिन इंग्लैंड की चीज़ें हमारे यहाँ उतनी डिमांड नहीं थी, लोग नहीं डिमांड करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई, उपनिवेश उनका अमेरिका भी है, भारत भी है, अमेरिका से सोना चांदी निकाले और लाके कहाँ भर रहे थे, भारत में। हम भारत को सोने की चिड़िया भी कहते हैं, बहुत सारा सोना चांदी नया नया लेके आए। तो हमने ये कहा कि भाई आधुनिक भारत की शुरुआत तो हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ से कहना चाहिए, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तब कहना चाहिए। तो यहाँ से ये जो इन्होंने मार्क्सवादियों ने जो कॉन्सेप्ट दिया, तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा आधुनिक काल है, इसको भी हम दो खंड में डिवाइड करते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पूर्व आधुनिक काल, आधुनिक काल। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे मुगल काल, मुगल काल इसको भी हम कहते हैं। और फिर हम कहेंगे ब्रिटिश शासन की स्थापना, यानी कि आधुनिक काल, आधुनिक काल, या इसको हम कहते हैं, कब है ये, ब्रिटिश शासन की स्थापना का समय। ठीक है,
स्थापना, यानी कि 1757 के बाद, 1757 के बाद। इस तरीके से हमारा कालखंड विभाजित हुआ, आधुनिक काल। ठीक है, यानी कि आधुनिक काल से पहले भी हमको क्या दिखाई देता है, पूर्व आधुनिक काल भी दिखाई देता है। अब हम देखते हैं, हमारा यहाँ से शुरू होगा मॉडर्न का, मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारे यहाँ से शुरू होती है। आगे बढ़ने से पहले मैंने ऊपर आपको बताया कि भारत का पहला आधुनिक इतिहास किसने लिखा, जेम्स मिल। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का पहला व्यवस्थित, भारत का पहला, एक सेकंड, ऐसे आप नोट्स बनाते चलो, देखो धीरे धीरे करके, और चीज़ों को थोड़ा सा, घटनाओं को कोरिलेट करके चलो, तो ही हिस्ट्री याद रहेगी। नहीं तो वैसे भी हिस्ट्री बदनाम है कि इसमें सिर्फ क्या ही होते हैं, फैक्ट होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, याद रहती नहीं है, चीज़ें भूल जाती हैं। तो भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास, भारत का पहला व्यवस्थित आधुनिक इतिहास, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, याद रखेंगे आप। अगर पूछेगा तो किसने लिखा, आप बताएंगे 1904 में ऑर्थर स्मिथ ने। किसने लिखा, ऑर्थर स्मिथ। ठीक है, ऑर्थर स्मिथ है ये। इनकी बुक का नाम क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या बताएंगे, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हमारा स्टार्ट होता है पहला टॉपिक। हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। अभी नहीं किया है तो हेडिंग में दे रही हूँ, तब तक से आप जाओ लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आओ, नहीं तो बाद में आप भूल जाते हो। चलो देखते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से हम अपनी वीडियो की पहला चैप्टर जो है हमारा यहीं से शुरू होता है। हम अपनी हेडिंग दो, यूरोपियों का आगमन। ठीक है, ये आज हम यहाँ से अपना टॉपिक शुरू करेंगे, देखेंगे इसको। चलिए देखिए, यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करते हैं तो बात ये है, अगर हम बात करें 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो देखो 15वीं 16वीं शताब्दी, यहाँ पे क्या है, कौन सा काल है ये, यूरोपीय पुनर्जागरण का काल है, यूरोपीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण कहने का क्या मतलब है कि दोबारा से ये जग गए, चीज़ें इनकी विकसित थी, बीच में खराब हुई, फिर से क्या हुई, अपने रास्ते पे आई। यानी कि पुनर्जागरण में क्या हो रहा है, विज्ञान का विकास। ठीक है, नए नए खोज, नए खोज, भौगोलिक खोजें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, भौगोलिक खोज, ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही हैं, यूरोप में चल रही हैं। तभी हम देखते हैं कि 1453 में कहाँ पर, 1453 में हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया अभी कहाँ पे है, हम बताएंगे कि 53 में एशिया माइनर की बात करते हैं, एशिया माइनर। और एशिया माइनर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे तुर्की में, आज का जो हमारा तुर्की है वहाँ पे। एशिया माइनर में एक जगह है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, आज अगर हम इसकी पहचान करना चाहें तो हम कह सकते हैं इस्तांबुल आज का। आपने तुर्की में नाम सुना होगा, इस्तांबुल। ठीक है, ये जो कुस्तुनतुनिया है, यानी कि एशिया माइनर जो है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई, यानी कि मुस्लिमों का कब्जा हो गया और नया साम्राज्य आया, ऑटोमन साम्राज्य।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी कुस्तुनतुनिया को बनाया। अगर आपने मैप देखा होगा तो ये है हमारा यूरोप पूरा, बीच में यहाँ पड़ता है हमारा तुर्की, ये लगा हुआ है। और फिर हम अगर ऐसे बात करते हैं, ये देखो पूरा मैप मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, और यहाँ पे है हमारा भारत, ठीक है, ये ये यानी कि यहाँ से चीज़ें, ये देखो यहाँ से चीज़ें जब जाती थी, इस रास्ते से व्यापार होता था। भारत का जो व्यापार है बहुत पहले से हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारा व्यापार चल रहा है, लेकिन यूरोप तक तो व्यापार नहीं था। यूरोपियों से हमारा व्यापार कब से है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे तो आप बताओगे कि यूनानियों के काल से चल रहा है, ठीक है। जब यूनानियों का आक्रमण हुआ था, ईरानियों के बाद यूनानियों का आक्रमण हुआ, उसके बाद से हम देखते हैं कि हमारा क्या हुआ, यूरोप के साथ व्यापार शुरू हो गया। तो ये जो व्यापार हो रहा था, इसमें यहाँ पे देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, कि यहाँ पुनर्जागरण भी हो गया है, नई नई खोजें हो रही हैं। भारत के साथ स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा था पहले से। अब जब इस पे ऑटोमन साम्राज्य आ गया तो इन्होंने क्या किया, यहाँ वाले व्यापार जो है, जो यूरोप का हो रहा था, इसमें रुकावट आई। इन लोगों ने, यूरोप के लोगों ने, यानी कि यहाँ पे अगर हम पुर्तगाल की बात करें और स्पेन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो ब्रिटेन की, बस मैं ये माइंड मैप बना रही हूँ, आप ऐसे याद रखो। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ इस रास्ते से जाने के बजाय, जो हम यहाँ ऐसे जा रहे हैं, हम क्यों ना कुछ ऐसा रास्ता ढूंढे जिससे क्या हो, ये देखो ये हमारा साउथ अफ्रीका है, ठीक है, याद रख देखेंगे आप। तो यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता ढूंढे जो हमें भारत तक पहुँचाए। तो सबसे पहले इसके लिए यहाँ के जो राजा थे, यानी कि कहाँ के राजा, पुर्तगाल के। पुर्तगाल के राजा ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया। इन्होंने कहा, कहाँ के, पुर्तगाल के, यानी कि नए रास्ते की, नए समुद्री मार्ग के खोज के लिए। हम यहाँ लिखेंगे नए समुद्रिक, सामुद्रिक करेंगे ये ना, सामुद्रिक मार्ग की खोज के लिए। खोज के लिए क्या हुआ, सबसे पहले पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला, वहाँ के राजा ने पुर्तगाल से बार्थोलोम्यू डियाज, नाम याद रखेंगे आप, बार्थोलोम्यू डियाज। देखो नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, कई सारे नाम अलग अलग मिलते ही रहते हैं, कहीं कुछ नाम मिल ही जाता है हमें लिखने के लिए, यानी कि बार्थोलोम्यू भी लिख देता है, कहीं पे बार्थोलोमियो भी लिख देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो बार्थोलोम्यू जो डियाज है, ये कब निकलता है, 1488 में, ठीक। कहाँ से आया, पुर्तगाल से। ये व्यक्ति यहाँ से चला कि चलो भाई हम भारत की खोज करके आते हैं, नया नया ढूंढते हैं और रास्ता, और फिर आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और ये देखो साउथ अफ्रीका के यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, देखो ये देखो, ये यहाँ पे चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहाँ हमने देखा, अब ये आया यहाँ पे जब व्यक्ति, केप ऑफ गुड होप के बारे में, तो यहाँ पे इतना बड़ा हिंद महासागर है, और ये यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, इसको लगा कि दुनिया तो ख़त्म हो गई, और ये डर गया। ये बंदा क्या किया, ये वापस चला गया यहाँ पे, और ये वापस आके यहाँ पे चला गया, यानी कि इसने बताया कि एक जगह है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, लेकिन वहाँ पे दुनिया ख़त्म हो रही है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो आप बताएंगे बार्थोलोमियो डियाज, इसलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे, देखो आप बताएंगे, थोड़ा पतला करती हूँ मैं इसे, देखो इसने किस चीज़ की खोज की, केप ऑफ गुड होप की, केप ऑफ गुड, कहाँ पर है ये, अफ्रीका में, गुड होप, ठीक है, सबसे नीचे वाला पॉइंट। फिर समय बीतता है, कुछ दिन के बाद दूसरा यात्री निकलता है, और फिर दो यात्री निकलते हैं, एक तो निकलता है यहाँ से, फिर स्पेन से निकलता है एक यात्री, चलो पहले स्पेन का देखते हैं। फिर एक यात्री स्पेन से निकलता है, और क्या नाम रहता है उसका, कोलंबस, आपने नाम सुना होगा कोलंबस, और वो आता है यहाँ पर, ऐसे आता है कोलंबस, और वो इधर ना जा करके, यानी कि कोलंबस कहाँ से निकला, मैं यहाँ लिखती हूँ स्पेन से, स्पेन से निकला कोलंबस, कोलंबस, ठीक।
और ये व्यक्ति निकलता है भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज के लिए। देखो हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, कहते हैं भारत की खोज किसने की, तो क्या भारत उसके पहले अस्तित्व में नहीं था? भारत बहुत पहले से अस्तित्व में था। समुद्री रास्ते की खोज छोटी छोटी बुक में लिख दिया जाता है, और बहुत सारे लोगों से पूछो तो भारत की खोज बताते हैं। ये व्यक्ति इधर ना जाके इधर आ गया, और यहाँ पे हमारा पड़ता है अमेरिका। यानी कि ये छोटा सा अगर मैं ऐसे मैप बनाऊँ यहाँ पे, तो ये हमारा है अमेरिका। तो ये यहाँ आ जाता है, कहता हमने इंडिया देख लिया, इंडिया देख लिया, इंडिया पा लिया। लेकिन वो कहता है कि भाई इंडिया के लोग तो ऐसे नहीं हैं, तो नाम दे देता है यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस। यानी कि ये कहाँ पहुँच जाता है? अमेरिका। तो ये अमेरिका पहुँच गया। ठीक, तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। फिर कुछ दिन के बाद समय बीतता है, और फिर पुर्तगाल से दोबारा एक यात्री निकलता है यहाँ से। पुर्तगाल से फिर एक यात्री निकलता है जिसको हम कहते हैं वास्को डिगामा। यानी कि अब पुर्तगाल से दोबारा निकलेगा वास्को वास्को डिगामा। ठीक है, अब ये वास्को डिगामा कब निकला? 1498 में। ठीक, अब आपको चीज़ें क्या याद रखनी है वास्को डिगामा के बारे में? आपको चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे कि वास्को डिगामा किसके साथ आया, कहाँ पहुँचा। तो अब आप लिखोगे यहाँ से मेरे साथ। जब ये आया वास्को डिगामा, चला कहाँ से? पहले तो कहाँ का यात्री था? हमने अभी देखा, हमने एरो कि पुर्तगाल का है, और ये पुर्तगाली नाविक था। और ये कहाँ पे आया? इसको देखो हिंदी में कहते हैं उत्तमाशा, उत्तमाशा, उत्तमांशा अंतरीप। ये याद रखना, हो सकता है अगर आप हिंदी मीडियम के हो, अंतरीप, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, इसका चक्कर लगाया, इसके पास आया, तभी इसको एक यात्री मिला। कहाँ का यात्री? यानी कि अब हमारी चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा आपके याद करने वाली हैं। क्या क्या चीज़ें हम याद करेंगे? देखो ये वास्को डिगामा के बारे में। कहाँ का यात्री है? पुर्तगाल का। कब निकला? 1498 में। किसका साथ मिला? किस जहाज यात्री का? तो आप लिखेंगे गुजराती व्यापारी, गुजराती व्यापारी अब्दुल। लिखते चलो आप, थोड़ा सा देखो एरर आता है, ये कोई नहीं, आप भी लिखो आराम से, मैं भी लिख रही हूँ। चीज़ों को देखो, देखो आप लिखोगे ओहो, देखिए इसको क्या किया कि गुजराती एक व्यापारी था, गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक है, इसको ये मजीद, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है किस व्यापारी की सहायता से, तो अब्दुल मजीद की सहायता से इसने कहा कि चलो चलो भाई, मैं भी भारत ही जा रहा हूँ और वहाँ पे तुम्हें ले चलूँगा। तो इसने अब्दुल मजीद की सहायता से ये गया था व्यापार करने के लिए, तो ये सहायता से ये निकला। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आया भारत में, तो सबसे पहले कहाँ पे आया? तो सबसे पहले ये आया कालीकट पे। कालीकट, अब ये कालीकट कहाँ पे है? तो ये केरल में है। कालीकट जो है केरल का एक बंदरगाह है, केरल में, कालीकट में आया। उसके बाद हम देखते हैं कि कालीकट में इसे कौन मिला? तो कालीकट में इसे वहाँ का राजा मिला। कालीकट का राजा, केरल का राजा वहाँ पे था, जो स्थानीय राजा था। और वहाँ पे राजा की जो पदवी होती है, मतलब कालीकट केरल में, उनको हम कहते हैं जमोरिन। जमोरिन, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो जेमोरिन ने इनका क्या किया? राजा ने स्वागत किया, ने स्वागत किया किसका? वास्को डी गामा ने। और इसी जेमोरिन ने क्या किया? वास्को डी गामा को, जो ये राजा था, इसने वास्को डी गामा को क्या किया? यहाँ पे अधिकार दिया। कहाँ पे? स्थानीय व्यापार का अधिकार दिया। इसी राजा, ये जो जेमोरिन था, इसने स्थानीय व्यापार, ऐसे आप लिखते चलेंगे, व्यापार का अधिकार दिया। ठीक है, अब जब इसने स्थानीय व्यापार का अधिकार दिया कि ठीक है भैया तुम व्यापार करो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो व्यापारिक अधिकार दिया, तो इसका विरोध करने लगे। कौन विरोध किया? जो स्थानीय व्यापार का अधिकार किसको दिया इसने? वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा,
अब वास्को डी गामा यहाँ पे व्यापार करने लगा, बड़ा खुश था कि जाऊंगा मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, क्योंकि मसाले यहाँ पे भाई इतने अच्छे अच्छे हैं, सस्ते मसाले हैं। तभी इसका जो वास्को डी गामा है, इसका विरोध किया। स्थानीय व्यापार का अधिकार जब पाया वास्को डी गामा, व्यापार में लगा हुआ था, तभी यहाँ के जो स्थानीय स्थानीय अरबी अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। किसका विरोध किया? वास्को डी गामा का। इनको लगा बहुत, बताओ हमारा व्यापार, इसका वास्को डी गामा का, ठीक है। क्यों विरोध किया? कि भाई वो इनका व्यापारिक एक अधिकार है, अब ये नया व्यक्ति आ गया इसमें व्यापार करने के लिए। प्लस जो मुस्लिम कंट्रीज होती हैं वो चिढ़ते भी थे यूरोपियन से, तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो चीज ठीक नहीं है। तो अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि जो स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया था, इसका कारण क्या था? तो आप, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कारण था आर्थिक, यानी कि यहाँ पे जो इनके विरोध का कारण था वो आर्थिक था। वो ये नहीं चाहते थे कि इनका जो मुनाफा है उसमें किसी का और हिस्सा लगे, तो इन्होंने आर्थिक कारण की वजह से अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया। अब देखो यहाँ से वास्को डी गामा का काम खत्म हो गया। एक क्वेश्चन आपसे वास्को डी गामा के बारे में और पूछ सकता है, जो आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एक बार तो ये आया 1498 में, दूसरी बार आप लिखोगे यहाँ पे कि दूसरी बार भारत। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1502 में, ये आप लिखेंगे 1502 में आया, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, देखो ये 1502 में दूसरी बार भारत 1502 में आया, ये आप लिखोगे, ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं वास्को डी गामा की कि इसको फ़ायदा क्या हुआ। तो जब वास्को डी गामा यहाँ से गया भारत से, तो इसको यूरोप से भारत आने में, यानी कि यात्रा का कुल व्यय का, ये जब ये वापस गया यूरोप, तो वापसी के समय यात्रा के कुल व्यय का 60 गुना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, 60 गुना जो है इसने मुनाफा कमाया। यानी कि यहाँ से क्या लेके गया? मसाले लेके गया, और ये याद रखना मसाले लेके गया ये, और ये मसाला ले जा करके जब बेचा यूरोप में, तो वहाँ पे इसने जितना मसाला बेचा और इसने देखा, तो जितना उसको यूरोप से भारत आने में, भारत रहने में और भारत से जाने में जितना पैसा खर्च किया था, उससे 60 गुना अधिक इसको प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ जो है जो यूरोप के लोग थे, यानी कि अंग्रेज जो थे, पुर्तगाली जो थे, इनके दिमाग में बढ़ा लालच कि भाई ये तो बड़े काम की जगह है, हमें भारत जाना चाहिए। तो अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, और सबसे पहला यहाँ पे फिर दूसरी यात्री को भेजते हैं। अभी गवर्नर तो नहीं आता है, फिर इन्होंने वास्को डी गामा चला गया, बताया, फिर पुर्तगाल से एक दूसरा अभियान आया कि जाओ भैया फिर सामान लेके आओ, फिर पैसे कमाते हैं। तो आप लिखोगे द्वितीय पुर्तगाली अभियान, द्वितीय पुर्तगाली। यानी कि जब वास्को डी गामा यहाँ से गया, पैसे इतना मुनाफा कमाया, तो और भी तो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि भाई चलो हम भी लेके आते हैं सामान, हम भी पैसा कमाएंगे। तो द्वितीय पुर्तगाली जो अभियान है वो आया। और द्वितीय अभियान किसके नेतृत्व में आया? अभियान मतलब व्यापारी आए। तो कौन आया ये आप बताएंगे? पेड्रो अल्वरेज, पेड्रो या पेट्रो भी कहते हैं इसको, पेड्रो। ये पता नहीं हैंग क्यों कर रहा है, एक सेकेंड। पेड्रो, अभी तो बहुत स्मूथ चल रहा था ये। अल्वरेज, ये ठीक, ये आया। और ये कब आया? ये आया 1500 में, 1500 ईस्वी में, यानी कि 2 साल के बाद आया। अब देखो ये जो पेड्रो अल्वरेज आया, ये इससे एक कदम और आगे निकला। इसने क्या किया कि पेड्रो अल्वरेज ने कालीकट में एक जहाज,
काली कट में, आप देखिए इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे आप ये, काली कट में एक अरबी जहाज को पकड़कर क्या दे दिया इसने, भेंट दे दिया, उपहार दे दिया, उपहार स्वरूप भेंट किया, खुश करने के लिए। किसको भेंट किया ये, तो वही शासक जेमोरिन को, जेमोरिन जो कालीकट का राजा था, केरल का जो स्थानीय राजा था, जमोरिन कह लो, जेमोरिन कह लो, जो भी है, इसको इसने क्या किया, भेंट किया। क्योंकि तब तक क्या था, इनके बीच में धीरे धीरे वो मतभेद पड़ने लगा था, जो जयमोरिन थे और अरबी व्यापारी के बीच में। तो यहाँ तक बात आई गई और ख़त्म हो गई। अब हम बात करते हैं पुर्तगाल के, जो अब क्या आएगा, अब गवर्नर बन के आएंगे सरकार की तरफ से। चीज़ें अब थोड़ा सा चेंज होंगे। अभी तो व्यापारी आ रहे हैं, व्यापार करके जा रहे हैं। अब देखो, अब चीज़ों को आप फिर से हेडिंग दोगे पुर्तगाल, और ऐसे ही करके याद करोगे। ये देखो, हम बात करते हैं, आप लिखेंगे कुछ फैक्ट, लिखेंगे पुर्तगाल के बारे में। यही लोग हैं अभी एक्टिव, बाकी लोग भी अभी एक्टिव होंगे। यानी कि पुर्तगाल के बारे में बात करें तो पुर्तगाली जब आए यहाँ पर, तो इन्होंने पहली फैक्ट्री, क्वेश्चन पूछता है पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाया, 1503, कहाँ पे, कोचीन में। जाहिर सी बात है, केरल में आए हैं तो वहीं लगाएंगे, कोचीन में। अब यहाँ बात अगर फैक्ट्री की आई है, तो देखो अगर आपके सामने लिख के आई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना। पता नहीं हैंग क्यों कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कारखाना, फैक्ट्री, कोठी, या फिर आप क्या बताएंगे, बस्ती या व्यापारिक केंद्र, इनमें से कुछ भी जो इन लोगों ने स्थापित किया, यूरोपियों ने, वो निर्माण का केंद्र नहीं था। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है कि ये निर्माण के केंद्र थे, तो ये आप बताओगे ये निर्माण का केंद्र नहीं था। ठीक है, ये देखो, ये पता नहीं हैंग क्यों कर रहा है ये, एक सेकेंड रुको, अभी तक तो ये सही चल रहा था। देखिए, ये निर्माण के केंद्र नहीं थे, याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगला हम देखते हैं कि फिर ये क्या थे, तो ये क्या थी, यहाँ पे ये लोग भंडार गृह था, यानी गोडाउन था। क्या था ये, भंडार गृह। यहाँ पे ये चीज़ों को स्टोर करते थे और यहाँ पे स्टोर करके इकट्ठा करके यूरोप में भेज देते थे। वहाँ पे जा करके मतलब व्यापार, सारी चीज़ें ला के स्टोर कर रहे हैं, फिर उसके बाद यूरोप चला गया। और इसमें क्या था, कार्यालय था इनका, भंडार गृह था, कार्यालय था, अपना इनका ऑफिस था, कितना सामान ला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कार्यालय है। और यहाँ पे क्या है, जो व्यापारी हैं उनका आवास है, वो इसी में रहते थे बस। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। तो बात करते हैं कि पहली फैक्ट्री, यानी कि पहला जो इन लोगों ने सामान इकट्ठा करना शुरू हुआ, उसके लिए पहला केंद्र कहाँ पे बनाया, तो आप बताएंगे कोचीन में बनाया, 1503 में बनाया। फिर अगला हम पुर्तगाल के बारे में फैक्ट देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाया इन्होंने, दूसरी फैक्ट्री तो कब लगाया इन्होंने, 1505 में, 1505 में कन्नूर में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। क्या शुरू होता है, देखो, जो पुर्तगाली थे वो एक प्रकार का एक सिस्टम था इनके यहाँ, जिसको हम कहते हैं कार्टेज पद्धति।
जिसको हम कहते हैं कार्टेज पद्धति। ये कार्टेज पद्धति क्या है? तो एक प्रकार का ये लाइसेंस था, एक प्रकार की लाइसेंसिंग क्या थी? ये सुविधा थी। ठीक है, जिसको लेकर के क्या करना होता था? लोगों को व्यापार करना होता था। देखो बात ये है कि अभी हम आगे देखेंगे कि जब एक एक करके पुर्तगाल के गवर्नर आते हैं तो वहाँ के जो शासक होते हैं पुर्तगाल के, वो उन लोगों ने ये कहा, पुर्तगाल के जो गवर्नर थे, कि भाई देखिए आप जाइए और वहाँ पे जा करके आपको क्या करना है कि सिर्फ फैक्ट्रियाँ बनाना ही, और उन फैक्ट्री ऐसे मजबूत किले बनाइए जो सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं होने चाहिए, मतलब कि भारत में एक ऐसी दीवार खड़ी करिए, मतलब सिंबॉलिक है ये, काल्पनिक है, मतलब अपने आप को इतनी मजबूत स्थिति में लाइए कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति व्यापार करे तो उससे क्या हो? इनको फ़ायदा हो। यानी कि उसका जो है आप इस तरीके से वहाँ पे जाके उस तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ाइए कि जिसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना ही नहीं हो, सुरक्षा ही नहीं हो, बल्कि जिसका उद्देश्य क्या हो? जिसका उद्देश्य हो पूरा जो अरब सागर है, यानी कि पूरा जो हिंद महासागर है, उस पर कब्जा करना। अब ये देखो, ये कार्टेज पद्धति से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कार्टेज पद्धति है ये जो लागू हुई थी, इसका मतलब क्या था? तो यानी कि इन्होंने पूरा क्या किया? पुर्तगालियों ने पूरा जो हमारा ये वाला एरिया है, अगर आप ज्योग्राफी में आप पढ़ ही रहे होगे तो आपने देखो ये नीचे हमारा हिंद महासागर वाला एरिया है और ये हमारा अरब सागर, हमने ये देखा है इन्होंने, और यहाँ पे हमारी फारस की खाड़ी है, यानी कि पूरा ये वाला एरिया, अरब सागर वाला एरिया, इस पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। यानी कि अब कोई भी जो जहाज इस रास्ते से यहाँ आएगा वो इनसे क्या होगा? लाइसेंस लेगा। किससे? पुर्तगालियों से लाइसेंस लेगा, उसके बाद ही ये कोई भी व्यापार करेंगे। ठीक है, अब देखिए लाइसेंस तो लेंगे, वो भी लाइसेंस ये किस चीज़ की देंगे? कार्टेज पद्धति में हर चीज़ के लिए लाइसेंस था। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसका आप व्यापार नहीं कर सकते पुर्तगालियों के रहते, चाहे लाइसेंस लें या न लें, आप इस चीज़ का व्यापार नहीं करेंगे। कौन कौन सा व्यापार पे एकाधिकार कर लिया इन लोगों ने? काली मिर्च और दूसरा गोला बारूद। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है गोला बारूद, यानी कि इस चीज़ के लिए आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये इसका व्यापार सिर्फ पुर्तगाली करेंगे, बाकी के लिए आपको लाइसेंस मिलेगा। यहाँ तक कि आप ये देखो कि हम देखते हैं अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो अकबर था उसने भी क्या किया? सोचो, अकबर बादशाह था भारत का, हम बात करते हैं, उसने भी इस कार्टेज पद्धति को लिया था। अगर कार्टेज पद्धति की बात करें, यानी कि लाइसेंस जो है अरब सागर में व्यापार करने के लिए, तो अकबर ने भी लिया था, अकबर ने भी स्वीकार किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने कार्टेज पद्धति को स्वीकार किया, तो आप बताएंगे अकबर ने स्वीकार किया। ठीक है, अब देखो, अब ये तो बात हो गई मोटा मोटा आपके पुर्तगाल के बारे में। अब हम देखते हैं पुर्तगाली गवर्नर कि ये पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। ठीक है, चलिए देखिए, हम बात करते हैं क्या? पहला गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर। देखो, तो पुर्तगाली गवर्नर में पहला जो गवर्नर बन के आता है वो कौन बन के आता है? अल्मीडा, जिसका नाम क्या है? जिसको हम कहते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये थोड़ा सा मेरा हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों, एक सेकंड, इसलिए ये अजीब सा लिख रहा है। अभी तो बहुत स्मूथ चल रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। खैर कोई नहीं, थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम इसमें आ रही है। एक सेकंड देखो, थोड़ा सा एक सेकंड देखो आप, अभी ये बहुत स्मूथ चल रहा था। खैर कोई बात नहीं, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती है किसी भी मोमेंट पे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा से अगले वीडियो में आपको इन चीज़ों को क्लियर करूँगी। या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि क्या मैं इसको और एक्सपेंड करके आपको समझाऊँ, या इतने से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, पता नहीं ये क्यों हैंग कर रहा है।
हम लिखेंगे चलो तो कोशिश करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अल्मीडा। ठीक है, ये पहली बार भारत पुर्तगाल का कोई गवर्नर आया। अब देखो, ये गवर्नर कहने का मतलब है कि अभी तक जो भी आ रहा था वो कौन आ रहा था, वो यात्री आ रहे थे। अब पुर्तगाल का जो राजा है वो क्या कर रहा है, अपने तरफ से लोगों को नियुक्त करके भेज रहा है। यानी कि गवर्नर अब आ रहे हैं कि भैया जाओ, सरकार की तरफ से अब व्यापार करेंगे। ये कब से कब तक था, तो ये 1505 से लेकर के 1509 तक रहा। अब इनके कुछ काम देखते हैं कि भाई ये महाशय आए तो इन्होंने क्या क्या किया यहाँ पे आके। तो इन्होंने क्या किया, भारत में आके सबसे पहले सामुद्रिक नीति अपनाया। कौन सी सामुद्रिक नीति, देख लेते हैं इनकी नीतियों को। देखिए इन्होंने क्या किया, ये आए थे पुर्तगाली जो सरकार है, अभी मैंने आपको बताया पुर्तगाली सरकार का निर्देश था। अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या निर्देश दिया था पुर्तगाल की सरकार ने, कि भारत में आप ऐसे किले बनाइए जिसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा ना हो। ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे, कहाँ का स्टेटमेंट था, तो आप बताएंगे पुर्तगाली का। ये आप लिखो, मैं बोल रही हूँ कि भारत में जो आप ऐसे दुर्ग बनाइए, ऐसे किले बनाइए जा करके, जिसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा ना हो बल्कि पूरे हिंद महासागर के व्यापार पे कब्जा करना हो। ये निर्देश दे करके इनको भेज दिया गया। जोश में आए ये, और इन्हीं के निर्देश पे इन्होंने आकर के सबसे पहले सामुद्रिक नीति का संचालन किया। यानी कि समुद्र पे इनको कब्जा करना था, तो इन्होंने सामुद्रिक नीति, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सामुद्रिक नीति का संचालन जो है वो किसने किया। सामुद्रिक नीति का संचालन, अभी सामुद्रिक नीति के संचालन में इन्होंने क्या किया, तो हम देखते हैं कि इन्होंने एक पॉलिसी जो है लागू की, जिस पॉलिसी का नाम अक्सर पूछ लेता है, कई बहुत सारे नाम है उसके, आप लिख लो एक एक करके। कहते हैं जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसी को कहते हैं नीले समुद्र की नीति, नीले समुद्र की नीति। ठीक है, या इसी को कहते हैं शांत जल की नीति। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं शांत जल की नीति। देखो, अगर थोड़ी सी थकान लग रही है आपको, तो आप क्या करो, मेरी तरह थोड़ा सा पानी पी लो, जैसे मैं पी रही हूँ। थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को और आप पानी पी लो। यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो बनने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इनके लिए बस इतना ही ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं, जो हमारा गवर्नर है वो बन के आता है, बस ये आए ये नीले जल की नीति लगा करके और ये चलते बने। फिर आता है दूसरा नंबर का गवर्नर, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लेकिन जाने से पहले इन्होंने एक काम और किया था। ये गए तो यहाँ पे लड़ाई लगा के चले गए। थोड़ा सा वो भी हम देख ही लेते हैं, मुझे याद आ गया, मैं आपको बता देती हूँ। देखो इन्होंने क्या किया, जब ये आए तो इन्होंने एक लड़ाई लड़ी, जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है इसको। अभी तक तो ये बहुत सही चल रहा था। तो ये 1509 में चले गए, हम सभी ने देखा। 1508 में इसने क्या किया, चौल का युद्ध हुआ। चौल का युद्ध, ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि चौल का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ। तो चौल का युद्ध जो हुआ वो हुआ अल्मीडा वर्सेस कौन थे, संयुक्त मुस्लिम नौसेना के बीच। अब ये संयुक्त मुस्लिम नौसेना के बीच जो नौसेना है, किसकी किसकी सेना थी, तो देखो
ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ध्यान रखना। इसमें तो पहले था गुजरात का शासक, गुजरात, फिर इसमें थे मिस्र की नौसेना थी, और फिर इसमें थी तुर्की की, याद रखेंगे। और आपने अगर अब जब हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एक नाम आता है, महमूद बेगड़ा का नाम आपने सुना होगा, कविताएं लिखता था ये, जिसको हम बोलते हैं महमूद, महमूद बेगड़ा, ठीक है। ये तो इनके बीच में ये युद्ध लड़े 1508 में, जिसको हम कहते हैं चौल का युद्ध। और ये महाशय जो है अल्मीडा जी पराजित हो गए, बड़े जोश में आए थे, लड़े और पराजित हो गए। लेकिन ये इतना ढीठ बंदा था कि इसने अगले साल फिर लड़ाई लड़ी इन्हीं तीनों के साथ, और फिर अगले साल ये क्या होते हैं, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगले साल, अगले साल ये पराजित, ये लोग क्या हो गए, पराजित हो गया। यानी कि पहले साल तो अल्मीडा पराजित हुआ, लेकिन ये दोबारा आया और इनको पराजित करके फिर ये निकल लिया। कब पराजित किया ये, तो आप बताएंगे 1909 में। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ओह सॉरी 1509 में। अब जब बात आती है, फिर ये चला गया यहाँ से लड़ बड़ के, फिर आ गए कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, भैया अब तुम देखो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने रास्ता बना दिया है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, थोड़ा सा देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, इसको पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ। पहला इसके बारे में क्या देखेंगे हम, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक, ये पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है, खैर कोई बात नहीं, संस्थापक। अब देखो, इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये महाशय आए तो इन्होंने कहा कि एक बात बताओ, क्या अरब सागर पे व्यापार करने, अरब सागर पे कब्जा करने से, हिंद महासागर पे कब्जा करने से पुर्तगाली शक्ति जो है भारत पे स्थापित हो पाएगी, पुर्तगाली साम्राज्य बनेगा, नहीं बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्या करिए कि जितने भी पुर्तगाली लोग हैं वो क्या करें, यहाँ महिलाओं से विवाह करना शुरू करें। यानी कि पुर्तगाली पुरुषों से इसने कहा कि तुम क्या करो कि पुर्तगाली पुरुष, इसने निर्देश दिया पुर्तगाली पुरुषों को कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करिए। पुर्तगाली पुरुषों को निर्देश, क्या निर्देश दिया इसने, इसने कहा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसने कहा कि भारतीय महिलाओं से विवाह करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाइए, ताकि क्या होगा, यहाँ पे हमारा साम्राज्य स्थापित होगा। निर्देश दिया कि भारतीय महिलाओं से विवाह, भारतीय महिलाओं, पता नहीं ये क्यों आज हैंग कर रहा है, महिलाओं से, इसी को बस देखते हैं, फिर आगे देखूंगी मैं, क्योंकि आज तो मैंने सोचा था कि डच तक मैं कंप्लीट कराऊंगी डचों का, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा है कि, देखती हूँ मैं। भारतीय महिलाओं से विवाह करने का, ऐसे आप लिखते चलेंगे, विवाह करने का निर्देश दिया इसने, ठीक है। और इसने क्या किया, क्वेश्चन देखो ये पूछता है इसने, तो इसने क्या किया, जो ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही थी, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको इसने कहा ये पॉलिसी पॉलिसी बंद कर दिया इसने, ये पॉलिसी वॉलिसी से कुछ नहीं होगा भैया, एक काम करो अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, भारतीय महिलाओं से विवाह करो और यहाँ पे अपना हमेशा के लिए साम्राज्य स्थापित करो। एक इसका इम्पोर्टेंट काम ये है कि इसने क्या किया, गोवा पे कब्जा कर लिया, याद रखना गोवा पे कब्जा कर लिया, ना कि गोवा को राजधानी बनाया। तो आप लिखेंगे इसने 1510 में, ये कब आया था, 1509 से लेकर के 1515 तक रहा, 1510 में इसने गोवा पर कब्जा कर लिया, गोवा पर कब्जा,
ये पता नहीं क्या हो गया इसको, अभी तक तो ये सही चल रहा था। गोवा पर कब्जा कर लिया, यानी कि गोवा को किससे छीना इसने। क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछे कि गोवा पे कब्जा अगर किया तो किससे छीन कर, तो आप बताएंगे छीन कर यूसुफ शाह से। किससे छीना इसने? यूसुफ आदिल शाह। याद होगा आपको, जब हमारा बहमनी साम्राज्य टूटा था तो उसमें एक ये यूसुफ आदिल शाह भी था। जब ये 5 टुकड़ों में टूटा तो एक साम्राज्य इनके अंदर आया था। इसी यूसुफ आदिल शाह से इसने छीन लिया गोवा, और गोवा पर 1510 में कब्जा कर लिया। याद रखेंगे जो इसका समय है, देखो मैं यहाँ पे शायद लिखना भूल गई हूँ, मैं लिख देती हूँ। ये कब से कब तक भारत में रहा, तो आप बताएंगे 1509 से लेकर के 1515 तक रहा। ठीक, ये गोवा को इसने छीन लिया। उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन आपसे ये एक और पूछता है, यहाँ मैं लिखती हूँ कि ऐसा कौन सा विजयनगर का शासक था, यानी कि ये हैंग कर रहा है, एक सेकेंड, आप बताएंगे विजयनगर शासक कौन था। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का मित्र था ये, कृष्णदेव राय का मित्र था। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, आप अपने नोट्स में इसको बढ़ा लेना, कि किस विजयनगर के शासक ने पुर्तगालियों को मदद किया। यानी कि भटकल का किला कृष्णदेव राय का ये मित्र था, और इसी कृष्णदेव राय ने जो पुर्तगाली हैं इनको भटकल का किला प्लस जो गोवा इन लोगों ने जीता, इस गोवा को जीतने में मदद किया। गोवा जीतने में मदद क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये मदद किसने किया था, कृष्णदेव राय ने। यहाँ तक हम याद रखेंगे। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा शासक आता है, अगला हमारा गवर्नर आता है। बस 3 ही गवर्नर हमें देखने हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं जानना इनके बारे में। पुर्तगालियों के बारे में बहुत अच्छा काम तो इन्होंने किया नहीं था। तो नीनो डी कून्हा आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नीनो डी कून्हा को। इसके बस 2 काम ही याद रखेंगे, नीनो डी कून्हा। यानी कि जो नीनो डी कून्हा आया था, इसने क्या किया था कि जो ये आपका है अल्बुकर्क, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट था। यानी कि ये कब से कब तक रहा, 1529 से लेकर के 1538 के आसपास तक ये रहा गवर्नर। बीच में आए सब नॉर्मल ही थे वो जितने भी गवर्नर आए, लेकिन नीनो डी कुन्हार जब आया तो इसने कुछ इम्पोर्टेंट काम किया। क्या काम किया, जो अभी तक इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी, हमने ऊपर देखा था कि अल्मीड़ा आया, उसके पहले व्यापारिक फैक्ट्री सबसे पहले कोचीन में लगी थी। तो कोचीन से ही सारा काम इनका हो रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना दी। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप लिखेंगे कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी। पुर्तगालियों की राजधानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा है, और हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जा करके मार देते हैं अल्बुकर्क को। यानी कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया, इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ लिख रही हूँ मैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हम क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। गोवा को राजधानी किसने बनाया, नीनो डी कून्हा ने। और इसने क्या किया था, एक इम्पॉर्टेंट काम और है, जब आप देखते होगे
जब आप मुग़ल साम्राज्य पढ़ोगे, जब मैं मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, तो उसमें मैं बताऊँगी कि गुजरात का जो बहादुर शाह था, जिससे हुमायूँ बहुत परेशान था, ये हमेशा ताक में रहता था हुमायूँ को मात देने के लिए, उसकी इसने हत्या कर दी। यानी कि गुजरात के शासक, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, गुजरात के शासक बहादुर शाह, क्या बताएंगे आप? लिखेंगे ऐसे ही, बहादुर शाह की मुलाकात करने के लिए इसने बुलाया और मुलाकात के दौरान उसकी हत्या कर दी। बहादुर शाह की नाव पे ही मुलाकात के दौरान हत्या। दौरान देखो, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, आप परेशान मत हो, लेकिन ये है कि मैं आपके लिए काम की चीज़ें बहुत सारा दे सकती हूँ आपको, एक जगह पे मिल जाएगा आपको, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नोट्स बनाओ, आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, आप बस टेस्ट सीरीज़ कोई सी भी लो, सॉल्व करना शुरू करो। लेकिन ये है कि बस ये है कि ये इक्विपमेंट्स नहीं है मेरे पास ज़्यादा, धीरे धीरे वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस आपका साथ रहे। इसलिए मुझे मेरे लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, कमेंट करना, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन होती है, मेरे लिए मोटिवेशन बढ़ती है और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा काम कर पाती हूँ। क्योंकि देखो, हर इंसान को कुछ काम करने के लिए थोड़ी मोटिवेशन तो चाहिए ना। तो आप देखो, अभी क्या है कि हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, बड़े बड़े कोचिंगों को देखते हैं, संस्थाओं को, वो यही सारी चीज़ें हमें बताते हैं, लेकिन क्या करते हैं, महंगी फ़ीस लेते हैं हमसे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि घर बैठे आपकी तैयारी बहुत आराम से, ईजिली और सीक्वेंस में हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप चीज़ें खुद खुद ही देखना। देखो, फिर इसने क्या किया, हत्या की, और इसने हत्या करने के बाद इसने क्या किया, बसीन पे और दीव पे कब्जा कर लिया। अभी हमने देखा कि किस पे कब्जा हुआ था, पीछे गोवा, बसीन, देखो ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, बसीन और दीव पर कब्जा, क्योंकि ये कहाँ था, गुजरात का ही पार्ट है। दीव पर कब्जा कर लिया, किसकी, हत्या करके। इसको कैसे मिल गया, इसने हत्या की, और हत्या करके इसने क्या किया, कब्जा कर लिया बसीन और दीव पे। तो बसीन पे कब कब्जा किया इसने, 1534 में, और अगले ही साल इसने 1535 में दीव पे कब्जा कर लिया। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, क्या देखते हैं, पुर्तगालियों की देन, जो हमसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। हम लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग बनाएंगे, पुर्तगालियों की देन। चलो हेडिंग बनाओ मेरे साथ, आप भी लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ। ग्रीन से बनाते हैं, थोड़ा सा रेड तो बहुत यूज़ कर लिया हम लोगों ने, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर। आइए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। देखो, हम बीच में लिखेंगे पुर्तगालियों की देन, किसको, किसको, भारत को, कि मतलब कि भारत ने पुर्तगालियों से क्या क्या सीखा, भारत में क्या क्या नई नई चीज़ें आई। तो आप क्या क्या बताएंगे, क्या क्या नई नई चीज़ें आई, आप बताएंगे कि पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया भारत को। तो पुर्तगालियों ने दिया आलू। अब आपको लगेगा कि आप पहले भारत के लोग आलू नहीं खाते थे, तो नहीं खाते थे। पुर्तगालियों ने दिया भारत को आलू, खाद्य पदार्थ। पुर्तगालियों ने दिया भारत को टमाटर, टमाटर, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत को दिया मिर्च, पुर्तगालियों ने भारत को दिया, और क्या दिया, यहाँ देखते हैं, ये पुर्तगालियों ने भारत को दिया प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तंबाकू, और क्या दिया, तंबाकू दिया, जो आज तक लोग खा रहे हैं, तंबाकू। और क्या दिया, जहाज निर्माण की पद्धति बताया इन्होंने, जहाज निर्माण इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। और
ये पूछता है आपसे, ठीक है। और हम देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुर्तगालियों की देन ये रही कि पुर्तगालियों की वजह से ही भारत और जापान के मध्य, याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया ना अच्छे अच्छों के तो मतलब निकल जाएंगे। देखो, पुर्तगालियों के दिन थी कि भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच क्या हुआ, व्यापारिक संबंध की शुरुआत हुई, के साथ व्यापार की शुरुआत, व्यापार की शुरुआत यानी व्यापारिक संबंध जो है शुरू हुए, ये इनकी देन थी। अगला एक और देखते हैं, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप भी ऐसे बना के लिख दो। अगला और क्या देखा हमने, इन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने स्थापत्य कला में हमें, अगर हम बात कर लेते हैं स्थापत्य, स्थापत्य कला में यानी कि कला क्या होता है, भवन निर्माण की शैली है स्थापत्य कला। तो इन्होंने हमको गोथिक कला सिखाया। कौन सी कला, गोथिक कला। आप मुंबई वगैरह में जाके देख सकते हो, गोवा में, तो गोथिक कला जो है इन्होंने भारत को सिखाया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि पुर्तगालियों ने हमको दिया। उसके बाद क्या किया, पुर्तगालियों के बारे में और देखते हैं, ये देन देख लिया, थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले 1498 में ये आए और गए सबसे लास्ट में, यानी कि 1961 में ये भगाए गए हैं, यहाँ से भगाए गए हैं तब निकले हैं। थोड़ा सा देखते हैं इनको कि इन्होंने क्या किया किया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने पुर्तगालियों को भगाया था, तो आप बताओगे शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने 1632 में, ये क्या कर रहे थे, वहां पे किलेबंदी कर रहे थे, ठीक है। शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे, हुगली से भगाया, ठीक है। कौन सा शासक था वो, शाहजहां। उत्पात मचा रहे थे ये, किलेबंदी कर रहे थे और इन्होंने भगा दिया। अच्छा होता कि हमेशा के लिए भगा देते, लेकिन शासक इतना समझ नहीं पाए कि चीज़ें इतनी खराब होगी। अब फिर देखते हैं, देखो इनका अंत आ गया, पुर्तगाली अब ख़त्म हो रहे हैं। देखते हैं कि पुर्तगाली जो हैं वो क्या कर रहे हैं, व्यापार तो कर रहे हैं, मसालों के व्यापार में लगे हुए हैं। 1661 में ये बार बार, तो पहले ये अंग्रेज भी आ गए थे इधर बीच, अब हम हमारा यहाँ से आगे बढ़ रही है। तो हम ये देखते हैं कि इनका पतन हो रहा है 1661 में, यानी कि इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, पतन वाले में डालूंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि पुर्तगाली जब इतने मजबूत थे, सब चीज़ें जीत रहे हैं, तो ये यहाँ से, ये क्या ऐसी बात हो गई कि ये यहाँ से चले गए और अंग्रेज यहाँ पे रह गए। इसको हम लिखेंगे पतन में, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुर्तगालियों के पतन के कारण बताइए। तो अगली हेडिंग हमारी होगी पतन। हम क्या लिखेंगे, पतन। पतन के लिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, तो आप लिखेंगे इनका क्या है जिम्मेदार, धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक असही मतलब कि ईसाईकरण ये करने लगे, ठीक है। ये हमने देखा कि महिला, अभी ऊपर जो हमने देखा वही सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो भारतीय व्यापारी थे उनके साथ, व्यापारियों के साथ लूटपाट करने लगे, जैसे शाहजहां ने इनको भगा दिया, एक इनके पतन का कारण था, यहाँ के लोग इनके खिलाफ होते गए। प्लस हमने देखा कि इन्होंने गोवा में क्या किया कि महिलाओं से, भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति इनकी थी, ये इससे लोग असंतुष्ट हुए। भारतीय, ये सब सारे एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे आप, भारतीय महिलाओं संघ से भारतीय महिलाओं संघ
वैवाहिक नीति, ये भी इनके पतन का कारण बना। ये वीडियो को मैं थोड़ा बंद करूँगी अब, क्योंकि ये मुझे लगता है कुछ हैंग कर रहा है। कल देखेंगे इसको फिर आगे, लेकिन थोड़ा कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको देख लेते हैं। ये और एक कारण इनके पतन में और रहा कि 1661 में हम देखते हैं कि जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुर्तगाली, कौन पुर्तगाली हैं? राजकुमारी, जिनका नाम क्या है? पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम है कैथरीन। कैथरीन का जो है विवाह वो इंग्लैंड के, यानी ब्रिटिश राजकुमार कह देते हैं, आप इंग्लैंड मत लिखो, आप इसको लिख सकते हो इंग्लैंड, या ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, आप इसको काट ही दो, ब्रिटिश राजकुमार लिखो, आप लिखो ब्रिटिश राजकुमार, ये पता नहीं क्यों, एक सेकंड, ब्रिटिश राजकुमार जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स द्वितीय भी कहते हैं जिसको, चार्ल्स द्वितीय के संग इनका क्या हो गया? राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। दोनों के बीच में क्या हो गया? का विवाह, ठीक है, विवाह हो गया चार्ल्स सेकंड का। और पुर्तगालियों ने क्या किया? इस चार्ल्स सेकंड जो थे, इनको दहेज के रूप में बम्बई दे दिया। बम्बई का जो प्रांत है, चार्ल्स सेकंड को बम्बई मिल गया। देखो ये मुझे लगता कुछ हैंग कर रहा है इसमें, कोई नहीं, आगे की वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, चीज़ें एक भी आपकी स्किप नहीं होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, मुझे बताना कि कहाँ पे कमियां हैं, मैं किस तरीके से और आपको समझा सकती हूँ। वैसे मैंने आपको पूरा हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हुए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।